हाय स्टूडेंट, आज मैं फिर एक वीडियो के माध्यम से क्लास 6 हिंदी मीडियम का साइंस चैप्टर नंबर 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ के बारे में मैं लेकर के आया हूँ। अब यहाँ जानना है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ, क्या ये पदार्थ आखिर ये क्या है, इसमें वस्तु कहते हैं सब्सटेंस। तो ये सभी एक प्रकार का नहीं होता है, ये विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो सभी प्रकार का अलग, कुछ प्लास्टिक का होता है, कुछ तांबे का होता है, लोहे का होता है, सोने का, यानी बहुत सारे होते हैं। अब इसमें आपको अगर आपके पास बुक है तो निकालेंगे और 4 चैप्टर देखेंगे। उसमें है फर्स्ट चैप्टर में है कि वहां पे आपको अवलोकन करें कि आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने क्या खाया, आपने क्या देखा, आपने क्या किया। शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, शायद आपने कुछ भी किया हो। तो बहुत सारे ऐसे क्रिया है जिसको आप देख सकते हैं और जान सकते हैं, और आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया। अब यह वस्तुएं हमें कहां से मिलती है, क्या ये सभी प्राकृतिक है, क्या इन्हें हम और आप बनाते हैं, क्या ये मानव निर्मित है। तो जी हाँ, कुछ वस्तुएं होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपका क्रिकेट बैट, ये लकड़ी का बनाया हुआ होता है, जिससे प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक कौन है? पेड़ है, जो पहले वो लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो काट देते हैं और उसको एक हम बैट बना लेते हैं, चेयर बना लेते हैं, टेबल्स बना लेते हैं, तो ये सभी मानव निर्मित हो जाते हैं। तो आइए एक हम छोटा सा क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि क्रम संख्या में डालेंगे कि एक, अब यहाँ डालेंगे हम क्रम, अब यहाँ पे लिखेंगे हम वस्तुएं, और स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपका आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे हम वस्तुएं लिखते हैं तो कौन कौन से वस्तु किन पदार्थों से बनी होती है, किन पदार्थों से बनी होती है। तो मैं आपको एक बना करके बता रहा हूं, और इसे बहुत सारे उसमें आपको मिलेंगे। आप 1 से लेकर के 20 तक, 30 तक, जितने सारे वस्तु हो इस सभी को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वस्तु में एक में आता है, यहाँ पे 1 नंबर में हम लेते हैं गिलास। अब यहाँ आपको देखना है गिलास क्या है, ये एक वस्तु है, ये वस्तु। अब मुझे जानना है कि ये गिलास किस चीज से बना हुआ होता है। तो बच्चों अब ध्यान देंगे, एक गिलास आपका प्लास्टिक का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है, और वो जैसे इसमें स्टील का भी हो गया, तांबा का भी देखोइएगा आप लोग, तांबे का, यानी कि बहुत सारी। तो किस किस वस्तुओं से और कौन कौन वस्तुएं बनता है, एक में हो गया। और 2 में भी आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर में हम देते हैं पुस्तक किस चीज का बना होता है, इसमें आसपास जानते हैं कागज का बना होता है, कुछ प्लास्टिक का ही बना होता है। तो 2 है, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, बहुत सारे ऐसे हम वस्तुओं का नाम वहां पे दे सकते हैं जो बना हुआ होता है, और किस किस चीज का वो बना हुआ होता है। अब यहाँ पे पाएंगे कि सभी एक समान नहीं बने हुए होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। और पाएंगे कि कुछ वस्तुएं धातु से बने होते हैं, कुछ प्लास्टिक से भी बने होते हैं। तो अब यहाँ पे एक और आगे आप जाइएगा तो वहां पे आपको तालिका मिलेगा। तालिका यहाँ पे एक बार फिर से मिलेगा आपको कि धातु से बने वस्तुएं, कि धातु से कौन कौन से वस्तुएं बने हुए होते हैं। और एक में आ जाएगा, फिर 2 में होगा प्लास्टिक, 3 में हो जाएगा लोहा, फिर 4 में हो जाएगा स्टील, 5 में हो जाएगा आपका तांबा। ये बहुत जितने प्रकार का यहाँ पे वस्तुएं आएंगे, ये सभी किस किस चीज से बना हुआ है। तो ये तालिका नंबर 4.2 में जो 4 चैप्टर का है, उसमें हमने इस आधार पर समूहीकरण किया है कि वस्तुएं किस पदार्थ की बनी होती है। एक क्रम में आई वस्तु कम से कम एक गुण समान होता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लास्टिक है, क्या ये लोहा से समान हो सकता है? जी नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोहा का बना हुआ है, स्टील है, तांबा है, इसमें थोड़ा बहुत समानता आ सकता है। अब इसमें है जानना है कि पदार्थों का गुण, तो क्या सभी पदार्थों में एक प्रकार का गुण पाया जाता है? तो जी नहीं। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा पदार्थों का गुण। क्या ये जो गुण है, ये सभी पदार्थों में जो गुण प्लास्टिक में है, क्या वह लोहे वाला गुण है?
नहीं है। क्या वह गुण बना हुआ है जो मिट्टी का बना हुआ है उसमें है? नहीं है। जो गुण बना हुआ है लोहे का है उसमें भी नहीं है। जो चीनी मिट्टी का बना हुआ है उसमें, सभी का गुण अलग अलग होता है। तो इसमें जानना है, अब इसमें 4.3 तालिका बनाना है कि कौन से पदार्थ आसानी से दब रहे हैं और कौन से पदार्थ आसानी से नहीं दब रहे हैं। तो इसमें होता है कोमल और कठोरता, कुछ कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ कोमल होते हैं। तो अगर मैं आसानी से आपको यहाँ पे हमें जानना है कि वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते हैं वह कोमल पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट बताए कि वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते हैं वह कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में आप ले लीजिए साबुन, रबड़ इत्यादि बहुत सारे होंगे। अब इसमें आगे कि कठोर पदार्थ, तो वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे नहीं जा सकते हैं वह कठोर पदार्थ कहलाते हैं। इसका आ जाएगा इसमें जैसे लोहा, लकड़ी, तांबा इत्यादि। तो ये सभी हो गया कठोर जो नहीं दब सकता है। तो यहाँ पे आपका 4.3 तक था। तो ये एक और एक्टिविटी करना है, विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की पन्नी और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। पृथक का मतलब होता है पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि जो वस्तु चमकीला है उसे अलग रखे, जो चमकीला नहीं है उसे अलग रखे। क्या अन्य पदार्थों को इसी प्रकार से कोई चमक देखते हैं? पदार्थों की सतह को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वह चमकने वाला है अथवा नहीं। रेगमाल जिसे हमारी देहाती भाषा में बोलते हैं सीरीज पेपर, जिसको हम जो भी लोहे का वस्तु होते हैं, लोहे का जैसे छड़ हो गया, कुछ भी होता है जिस चीज पे हम उसको रगड़ करके जंग छोड़ाते हैं तो देखते हैं कि उसमें बड़ी आसानी से चमक हो जाती है। तो जहाँ समझ जाते हैं कि ये चमकदार है। कुछ ऐसे भी मान लीजिए कि एक लोहे है उसको हम रगड़ते हैं रेगमाल से तो वह चमकदार है, जिसको माने कि ये चमक गया, इसमें चमक आ गई तो चमकदार है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसपे कितना ही रगड़ने के बावजूद भी उस पर चमक नहीं आती है, तो क्या वह चमकदार हो सकता है? जी नहीं, वह चमकदार नहीं, यानी वह चमकीले हो जाएंगे। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है प्रायः धातु होते हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। अब इसमें आपको आ जाएगा कि धातु और अधातु। इसमें है धातु, धातु में इसमें स्पष्ट ले सकते हैं हम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये धातु है। अब इसमें देखिए जिसमें चमक हो गया वो आसपास इसका परिभाषा हुआ कि जिस किसी भी वस्तुओं में पूर्ण रूप से चमक होता है जिसे धातु कहते हैं, और अधातु वह हो जाता है जिसमें चमक नहीं पाया जाता है। तो ये तो आपको अभिक्रियाशील होता है इसमें कि ऐसी उन हमें कुछ अधातुएं बहुत अपनी चमक खो देती है, ऐसा उन पर वायु तथा नमी का अभिक्रिया के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे या रगड़ का साफ ही सतहों पर ही चमक दिखाई देती है। आपको पता है कि किसी भी लोहे की वस्तु को अगर हम बाहर खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं तो उसपे जलवाष्प पड़ता है और ऑक्सीजन के कारण अभिक्रिया कर उस पर एक परत जम जाता है जिस कारण से जंग लग जाता है। वो एक अभिक्रिया कर लेता है जो जंग लोहा और वायु और जल की उपस्थिति में वह ऑक्सीकरण कर, इस कारण से उसमें होता है क्या है, जंग लग जाता है। अब मुझे साफ करने को रेगमाल की आवश्यकता होती है तो वो पुनः अधातु हो जाते हैं, इस पे चमक नहीं आता है। अब इसमें कुछ इसमें आते हैं कि घुलनशील और अघुलनशील। तो यहाँ पे स्पष्ट जानेंगे कि घुलनशील वह वस्तुएं होती है, वह पदार्थ होते हैं जो पानी में रखने के बाद पूर्ण रूप से वह घुल सकते हैं, जिसे हम घुलनशील कहते हैं या विलय कहते हैं। जैसे में नमक, चीनी, बहुत कुछ ले सकते हैं इसमें।
और एक होते हैं अघुलनशील, जो किसी भी परिस्थिति में या पानी में उसको रखते हैं लेकिन वह घुलता नहीं है, वह पुनः पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, जिसको हम अघुलनशील या अविलय कहते हैं। इसमें कुछ दिया हुआ है आपको, एक्टिविटी है, आवश्यक सामग्री है कांच के गिलास, चम्मच, शक्कर, रेत, नमक, चौकचूर। कांच के 4 गिलास लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 4 गिलास लेते हैं, ये 4 गिलास हो गए यहाँ पे। अब एक में जान दीजिए, इसमें हम डालते हैं नमक, इसमें डालते हैं शक्कर, इसमें डालते हैं चीनी और इसमें डालते हैं बालू या चूर्ण जो बना हुआ है। अब इसे करने के बाद क्या है कि इसको हमें डालकर चम्मच से हिलाना है। अब इसे चम्मच इसमें डाल करके अच्छा से सबको हिला दीजिए। इसमें पानी भरा हुआ है, सभी में पानी भरा हुआ है। हिला करके कुछ देर तक स्थिर आपको इसको छोड़ देना है। स्थिर छोड़िए, जैसे रखा हुआ वो हो सकता है रखा। और उसके बाद इसमें देखना है कि कौन से वस्तु पूर्ण रूप से घुल चुका है। तो यहाँ पे स्पष्ट होगा कि हम इसको निकाल सकते हैं कि जो जो पूर्ण रूप से घुल गया है वह घुलनशील है और जो नहीं घुला है वह अघुलनशील है। तो घुलता है या नहीं घुलता है, तो इसी के पक्ष में आप विपरीत में जाएंगे तो तालिका 4.4 ये मिलेगा। एक्टिविटी करने के लिए कौन से वस्तुएं थे, जो उसमें पदार्थों का नाम देना है कि कौन से पदार्थ है। जैसे मान लीजिए शक्कर, रेत, नमक, चीनी, चूने का चूर्ण, ये घुला या नहीं घुला, घुलता है नहीं घुलता है। तो हम पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए अर्थात घुल गए। हम यह कहते हैं कि पदार्थ जल में विलय है। विलय वही होता है जो बिल्कुल घुल जाता है, इसे घुलनशील कहते हैं। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, जिसको कहते हैं अविलय है, जो अघुलनशील होता है। तो कुछ जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल को इस स्थिति में घोलक या विलायक कहेंगे। क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? आपके हाथ में कालिक, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो आप इसे किससे साफ करते हैं? शिक्षक से चर्चा किससे बताया हुआ है कि तौलिए से पेंट, आप पेंट जैसे पेंट करते हैं जिसमें हम इसको देखते हैं कि थीनर नाम का चीज आता है। थीनर से या मिट्टी तेल से उसको हम छुड़ाते हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि तेल के, पानी के अलावा ये मिट्टी तेल, थीनर, ये भी आपका घुलाने के विलायक हो सकता है। विलायक जो उस चीज को मिला देता है। अब यहाँ पे है कि कितना घुलता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंड पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। तब इसमें भी एक क्रियाकलाप करना है कि आधी कटोरी पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और चम्मच से मिलाइए। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और मिलाइए। क्या चीनी घुली? ऐसा तब तक करें जब तक चीनी पानी में घुलती रहे। नहीं घुलने पर पानी को गर्म कीजिए, वह पुनः फिर से जाकर के तब घुल सकता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, इसमें चीनी डालें, घुलाते जाए, फिर थोड़ी देर बाद वो मिल जाता है, फिर डालें, फिर घुलाएं, फिर डालें, फिर घुलाएं। कुछ देर जैसे ही ऐसे करते रहेंगे तो वह चीनी घुलना बंद कर जाएगा, वह पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। फिर जैसे ही इस पानी को हम वाष्पीकरण करें, गर्म करेंगे, तो वह चीनी पूर्ण रूप से घुल जाएगा। अब इसमें फिर एक आपको मिलेंगे कि उस पदार्थों का नाम लिखिए। यहाँ पे लिखना है पदार्थों का नाम और कौन ठंडे पानी में घुलता है और कौन गर्म पानी में घुलता है। उस एक्टिविटी को भी बनाना है आपको। अगर पूर्ण रूप से घुल जाता है तो उसे हम कहते हैं संतृप्त घोल। वे पदार्थ जो पानी में गर्म करने के बावजूद या ठंडे के साथ साथ ही पुनः रूप से घुल जाता है, इसे हम कहते हैं संतृप्त घुल, यानी कि वह घुल जाता है। गर्म करने पर किसी घोल में घुल पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ गैसें भी जल में घुलनशील है, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। जैसे आप इसको भी जानते हैं, O2 के नाम बड़ी सरलता से सभी को याद रहता है, जब ये गैस में पानी में भी घुलनशील होता है। अब यहाँ पे कि गर्म करने पर क्या होता है। किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे? घोल को गर्म करके देखिए। नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक और डालिए। क्या यह घुला? पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए। क्या हुआ? जब यह पुनः डालेंगे, फिर इसको घुलाएंगे,
जब नहीं घुलेगा तो इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने के साथ इसका वाष्पीकरण क्रिया संग्रहित करता है और वह दोनों के जैसे ही दबाव बनता है तो बड़ी सरलता से वह वस्तु इसमें घुल जाता है। इसे हम संतृप्त घोल कहते हैं। इसमें ऐसे तो बहुत सारे हैं, इसमें विशेष मुख्य जो टॉपिक है मैं उसी को ले रहा हूँ। आगे इसमें एक और टॉपिक दिया है सारणी में 4.6 कि द्रव भली भांति मिश्रित होता है या नहीं होता है। तो एक में दिया हुआ है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन तेल। क्या यह पूर्ण रूप से मिश्रित जल में होता है या नहीं होता है? तो आपको ये तालिका बनाना है कि कौन मिश्रित होता है और कौन मिश्रित नहीं होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, इससे पहले आपको सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन तेल ये सभी एकत्र करना है छोटा छोटा डब्बा में या मुन्ना में। उसके बाद आपको उतना ही सारे ग्लास में जल रखना है छोटा सा कप में और उसी में लेकर के बारी बारी से सभी को मिलाएंगे और देखेंगे कि कौन उसमें सम्मिलित रूप से मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्रित हुआ या मिश्रित नहीं हुआ। अब यहाँ की पारदर्शिता भी करना है, जैसे क्रियाकलाप एक वहां पे जानना है कि पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी। सबसे पहले है यहाँ पे पारदर्शी। चलिए कि यह स्पष्ट है, यहाँ पे जानते हैं कि पारदर्शी एक में आता है, दो में आता है अपारदर्शी और तीन में आता है पारभासी। कुछ पदार्थ में से वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, वह पारदर्शी कहलाता है। यह स्पष्ट है कि पारदर्शी जिससे आर पार की वस्तुओं को हम देख सकते हैं वह पारदर्शी कहलाता है। सिर्फ इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पे कुछ अपारदर्शी, कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को आसानी से क्या बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता है, जिसे हम अपारदर्शी कर। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक लकड़ी या इस बुक को हम लगा देते हैं तो आगे का जो वस्तु है उसको हम नहीं देख पा रहे, तो ये अपारदर्शी हो गया। लेकिन जैसे ही एक शीशा है, एक उजला पन्नी है, थैला जिसको कहते हैं, वहां रखे हुए हैं, आप पर मैं देख रहा हूं तो वो हो गया पारदर्शी। और तीसरा होता है पारभासी, यानी कि कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को देखने के बाद देखते तो सही है लेकिन पूर्णतः नहीं देख पाते हैं, पूर्ण रूप से वो हमें दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिसे हम पारभासी कहते हैं। तो ये आपको पूछा भी जा सकता है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में अंतर स्पष्ट करें। तो पारदर्शी है कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, यानी कि आर पर देखा जा सकता है, जिसे हम पारदर्शी कहते हैं। और वे पदार्थ होते हैं जिसमें से किसी भी वस्तुओं के आर पर नहीं देखा जा सकता है, जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और पारभासी उसे कहते हैं कुछ पदार्थों को इस पार से उस पार देखते हैं लेकिन देखने के बाद फिर से वह चयनित नहीं हो पाता है क्या है और वह धुंधला दिखाई देता है, जिसे हम पारभासी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी नीचे दिया हुआ है, जो आप पुस्तक को लेंगे तो आप उसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे कि जो भी आप लोगों को बतलाया 4 चैप्टर का, यह पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। अगर कुछ इसमें लगता हो कि नहीं समझ में आता, कमेंट जरूर करेंगे, मैं कोशिश करूंगा फिर से इसे मैं आपको बतलाऊं। थैंक यू।